ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा ग्रामर का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू व्हाट, वी आर गोइंग टू डू वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। सो ये जो हमने कल डिस्कस किया था, कौन से टॉपिक्स है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले देखेंगे इन सब का मतलब क्या होता है, और फिर कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनका अगर एंटोनिम्स है तो उनके एंटोनिम्स दिए हुए हैं, सिनोनिम्स दिए हुए हैं, होमोफोन्स दिए हुए हैं। तो वैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सो फर्स्ट, वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी इज अ पर्सन्स ओन नॉलेज ऑफ वर्ड्स। जो आपको शब्द पता होते हैं, द वर्ड्स दैट यू नो, द वर्ड्स दैट यू हैव नॉलेज ऑफ इज योर वोकैबुलरी. It may be anyone, not necessary to be a just language user, and it is really very useful to have a good vocabulary because today we cannot keep up without any good treasury of words in our minds. अभी बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपके शब्दों का, आपके सेंटेंसेस का सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे शब्द यूज़ कर रहे हैं, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है दैट यू आर अवेयर ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ दैट सब्जेक्ट, स्पेसिफिकली इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश फिल्स द गैप बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर, जिसमें लैंग्वेज डिफरेंस है। जिन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं पता है, मोस्टली ये देखा गया है कि उन्हें इंग्लिश का बेसिक आइडिया होता है। सो इंग्लिश वोकैबुलरी आपको एनरिच करना बहुत ज़रूरी है फॉर दैट वन रीज़न। सेकेंड, अगर आप आगे जाके जब काम करेंगे, कंपनीज़ में, फर्म्स में, कहीं पर भी अगर आप काम करेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा 99%, 99.99 आई वुड से इंग्लिश में ही होगा। सो दैट्स द रीज़न यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ द बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी to help you with in your personal and professional life. So चीज़ें समझने के लिए, चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी होती है। वी शुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वी प्रपोज टू यूज़। कोई गलत शब्द यूज़ कर दिया, हमें मीनिंग उसका कुछ और पता था, तो उसका मीनिंग सामने वाले को गलत प्रेजेंट होगा, उन्हें हम जो बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके के आप वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ फैक्टर्स आप कंसिडर करें, जैसे कि सिंपल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सामने वाले का जो एजुकेशन लेवल है, जो लिटरेसी लेवल है, उससे मैच करता हुआ सेंटेंसेस, वर्ड्स आपको यूज़ करना चाहिए। एक 5 साल के बच्चे से और एक 50 साल के बिजनेसमैन से जब आप बात करेंगे, ऑफ कोर्स आपके जो वर्ड्स आप यूज़ करेंगे वो बहुत अलग होगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द लिटरेसी लेवल ऑफ द ऑडियंस। किस टाइप का कम्युनिकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, उस हिसाब से आपको देखना होगा कैसे वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मल लेटर्स में आप स्लैंग्स नहीं लिख सकते। नॉर्मल किसी से चैट कर रहे हैं, देर यू कैन यूज़ नॉर्मल वर्ड्स, जनरल वर्ड्स, स्लैंग्स यू कैन यूज़ इन योर कम्युनिकेशन, इन योर पर्सनल कम्युनिकेशंस, या फिर अपने टीम में भी बात कर रहे हैं तो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं विच आर नॉट रियली फॉर्मल। लेकिन अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर फॉर्मल वर्ड्स आपको यूज़ करने होते हैं। सो मेन स्ट्रैटेजी क्या होगी वर्ड्स चूज़ करने की? इट इज़ गाइडेड बाय द ऑडियंस कैसा है और आपके कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग दैट योर राइटिंग शुड बी क्लियर एंड कंसाइज इज़ नॉट इनफ. वॉट दिस मीन्स विल डिपेंड ऑन अ ग्रेट डील ऑन द सिचुएशन, किस टाइप की सिचुएशन है। एज वी हैव सजेस्टेड अबव, वॉट इज़ क्लियर फॉर वन पर्सन मे नॉट बी क्लियर फॉर ऑल एट ऑल, for may not be clear at all for the other people or for another.
people occupy different language domains and anything outside their domains will not be clear unless it is explained in their language. Of course, जो इंसान सुन रहा है उसे वो लैंग्वेज समझ आएगी, तभी ही आपका कम्युनिकेशन फ्रूटफुल होगा. सो जो वर्ड्स आप यूज़ करें, यू हैव टू एंश्योर दैट द अदर पर्सन इज अवेयर ऑफ सच वर्ड्स. तो क्या टिप्स दिए गए हैं फॉर चूजिंग द राइट वर्ड्स? आपके जो वर्ड्स है सिंपल होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में आपको वो बात बोलनी चाहिए. सामने वालों को फेमिलियर जो वर्ड्स है, जो उनकी जानकारी में है, वैसे वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए. कोलेक्वल इंग्लिश यूज़ करने का इंटेंशन नहीं है यहाँ पर, यानी कि फेमिलियर वर्ड्स और कोलेक्वल इंग्लिश में फ़र्क समझो. फेमिलियर जो लोगों को पता होगा, जो लोग जानते हैं, वो होता है फेमिलियर. कोलिक्वल इंग्लिश का मतलब जो नॉर्मल बोलचाल में हम यूज़ करते हैं, दैट यू कैन नॉट डॉक्यूमेंट एनीवेयर, वो आप कहीं पर लिख नहीं सकते हैं. नॉर्मल बोलचाल में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ करना इज़ नॉट सजेस्टेड. व्हाट इज़ सजेस्टेड कि सिंपल और फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करो. तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. सिंपल और ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले को पता हो वो यूज़ करना चाहिए. पर इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल जिस तरीके से बात करते हैं, नॉर्मल बोलचाल की जो भाषा है, वो भाषा यूज़ करने के लिए नहीं बोला गया है. सिंपल और फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करने के लिए बोला गया है. फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, जो सामने वाले को पता हो, आपको नहीं, जो सामने वाले को पता हो वो बोलना ज़रूरी है. ऑफकोर्स आप बोलेंगे तो आपको पता ही होगा. इंपॉर्टेंट ये है सामने वाले को वो शब्द पता होने चाहिए. जार्गन्स जितना हो सके उतना रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करना चाहिए. अब जार्गन का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल है ऑपरेशन. एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग फील्ड में अलग अलग हो सकता है. जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल फील्ड में ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेशन सर्जरी. बिजनेस में बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज़, जो काम हो रहे हैं. तो हर एक फील्ड के लिए एक वर्ड का मीनिंग अलग भी हो सकता है. तो एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए अगर कोई वर्ड यूज़ किया जाता है जिसका अलग मीनिंग है, उसे बोलते हैं जार्गन. ये वही लोग समझ पाते हैं जो उस फील्ड के हैं. तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करें उसके हिसाब से अगर कोई अलग वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है जार्गन. तो क्या जार्गन कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए? नहीं. जार्गन के लिए बोला गया है अगर सामने वाला उसी फील्ड का है, उसे पता होगा कि ऑपरेशन अगर हम बोल रहे हैं तो किस बारे में बात कर रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दैट वर्ड. अदरवाइज जनरल पब्लिक के साथ अगर बात हो रही है तो यू शुड अवॉइड जार्गन्स. अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लुअस वर्ड्स, वर्बोसिटी. एकदम ऐसे फैंसी इंग्लिश में बहुत बड़ा चढ़ा के बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ नॉट सजेस्टेड. सिंपल क्लियर फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करना चाहिए. बढ़ा चढ़ा के फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहिए. चूज़ शॉर्ट वर्ड्स जितना हो सकता है. अगेन शॉर्ट वर्ड्स यूज़ कीजिए. अगर एक वर्ड का 2-3 टर्म्स में अगर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो एक वर्ड बहुत बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी जगह 2-3 वर्ड्स का अगर फ्रेज यूज़ करेंगे तो भी चलेगा. तो यूज़ शॉर्ट वर्ड्स. सिलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग, यानी कि ऐसे कोई वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने चाहिए जिसके 2 या 3 मीनिंग्स हो. एक वर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इट शुड हैव प्रिसाइज मीनिंग. जो बात आप बोलना चाहते हैं, यू शुड चेक कि उसका मतलब वही है जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कोई और मतलब भी निकल सकता है. सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट. Use gender neutral words. Now this is something which is very much given importance nowadays, कुछ साल से, कि आपको जैसे अगर आप लॉ भी पढ़ते हैं या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट भी लिखा होता है, जनरली अगर किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं हिज हिम, जेंडर न्यूट्रल नहीं लिखा जाता था. अभी काफ़ी जगह अगर आप लॉ भी देखेंगे, लॉ में भी वो अमेंडमेंट आ रहा है जहाँ पर हिज स्ट्रोक हर लिखा जा रहा है. और इसके अलावा जेंडर न्यूट्रल वर्ड यूज़ करने का मतलब होता है आप देम लिखो, दे आर कमिंग, दे वर टॉकिंग अबाउट दिस, दे आर गोइंग टू डू दिस. या फिर अगर नहीं पता है कि सामने वाला कौन है, अगर जनरल
कि जैसे कि किसी ने वॉयलेशन किया तो उसके लिए पनिशमेंट होगी। अब किसी ने वो किया नहीं है, पर वो हम लॉ में लिख रहे हैं कि किसी ने अगर ऑफेंस किया तो पनिशमेंट होगी। दे शैल बी पनिश्ड और दे शैल बी पीनलाइज्ड, ऐसे दे देम ऐसे लिख सकते हैं। चेयरमैन के जगह चेयरपर्सन लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है, जेंडर न्यूट्रल वर्ड। जहाँ आपको नहीं पता है सामने वाले कौन हो सकते हैं, रीडर कौन हो सकते हैं, वहाँ आपको जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स लिखने चाहिए। सिनोनिम्स आप जानते होंगे, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची जो हम पढ़ते थे। सिनोनिम्स एक वर्ड के लिए ही जो दूसरे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सेम मीनिंग है, अलग अलग वर्ड्स है, वो होता है सिनोनिम। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सिनोनिम्स के दिए हुए हैं। जैसे अडेप्ट का होता है प्रोफिशिएंट होना, स्किल्ड होना, उस चीज़ का बहुत नॉलेज होना। एब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट, जैसे एक होता है एनुअल रिपोर्ट जो बहुत बड़ा होता है 200 पेजेस का, एक होता है एब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट जिसमें बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखी हुई होती है, समराइज्ड इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी हुई होती हैं। तो एब्रिज्ड एज इन शॉर्ट, समराइज तरीके से कोई चीज़ को लिखना। एक्सेसरी, एडिशनल या ऑक्सिलरी, जैसे कि एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज होते हैं, तो मोबाइल के जो मोबाइल का पार्ट नहीं है पर उसके साथ यूज़ किया जा सकता है, वो होते हैं एक्सेसरीज। तो वैसे ही यहाँ पर अडेप्ट वापस लिखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इनसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है? यस, इनसे भी आ सकता है। और जनरल कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग आपको पता होगा वो भी लिखा हुआ होता है। द बेस्ट पार्ट इज आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी होती है, क्योंकि वहाँ MCQs में 4 ऑप्शन होते हैं। आपको बस चारों में से चूज़ करना है कि जो नॉलेज आपकी वोकैबुलरी की है उसके हिसाब से यू हैव टू चूज़ फ्रॉम द ऑप्शंस। सो दिस इज समथिंग जिसका मीनिंग हम आराम से समझ सकते हैं। वॉट वी आर डूइंग नाउ, ये जो भी आगे के टॉपिक्स है, आई विल एक्सप्लेन यू क्या सारे टॉपिक्स है इसमें। ये जो सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं ना हियर, तो देर आर सम एग्जाम्पल्स, कुछ 50 ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे हर एक टॉपिक के ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो व्हाट यू कैन डू, आज का टाइम और कल का टाइम लेके यू रीड विद द हेल्प ऑफ गूगल और विद द हेल्प ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि खुद से हो सकती हैं, आई बिलीव मेजॉरिटी खुद से हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको लगता है कि यू वांट मी टू टीच सेपरेटली, तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप कि इस चीज़ के लिए आप एक वीडियो बना दीजिए या फिर इस चीज़ के लिए एक लेक्चर रख लीजिए। तो आई विल वेट फॉर योर सजेशंस, बिकॉज लास्ट लेक्चर में भी जब हमारा लास्ट बैच भी हुआ था उसमें भी दीज एग्जाम्पल्स वी वर एबल टू डू बाय आवरसेल्व्स, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं आई थी। पर अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में यू वांट माय हेल्प, सो यू कैन लेट मी नो, हम इसके लिए अलग से एक लेक्चर रख सकते हैं। सो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सम सिनोनिम्स। वैसे ही एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द जो होते हैं, अलग ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, दैट इज एंटोनिम्स। सो ऑपोजिट वर्ड्स, डे, नाइट, क्लोज, ओपन, ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, एबिलिटी, इनएबिलिटी, एबल, अनेबल, एबनॉर्मल का नॉर्मल, एक्यूरेट का इनएक्यूरेट, दिस इज ईजियर देन सिनोनिम्स, क्योंकि यहाँ पर आप आराम से ऑपोजिट पहचान जाते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर अगेन कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अभी होमोफोन, होमोफोन का मतलब क्या होता है? ये दो शब्दों को मिला के बनाया गया है, एक होमो एक फोन। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और फोन का मतलब होता है साउंड। होमो का मतलब सेम और फोन का मतलब होता है साउंड, यानी कि हाँ जी, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई थी और मेरा रैंक भी आया था। ओके, सो होमोफोन्स में इसका मतलब है सेम साउंड वाले शब्द, जैसे कि एक्सेस। अब मैंने यहाँ पर एक्सेस बोला, वो एक्सेस ये भी हो सकता है और वो एक्सेस ये भी हो सकता है। सो दोनों सेम सुनाई देता है पर वर्ड अलग अलग है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होमोफोन्स। सेम आवाज, सेम साउंड, डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग्स, वो होते हैं होमोफोन्स। जैसे एक्सेस, एक्सेस
एडवाइस, एडवाइस, अब मैम ये तो दोनों सेम है, नहीं, एक फ़र्क है। एडवाइस जो होता है वो नाउन होता है कि ही केम टू मी फॉर एन एडवाइस, वहाँ क्या है, नाउन। अगर वर्ब के जैसे यूज़ करते हैं, आई गेव हिम एन एडवाइस, तो वो क्या हुआ, नाउन। आई एडवाइज्ड हिम टू डू दिस, वर्ब के जगह अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ एस यूज़ करते हैं। तो नाउन में जो स्पेलिंग है वहाँ पर सी यूज़ होता है और वर्ब में एस यूज़ होता है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे जब आप प्रैक्टिकली भी काम करोगे तो ये वर्ड तो ऐसा है जो आप बिल्कुल यूज़ करने वाले हो और बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। सो सी इस पर नाउन, मैंने उसे एडवाइस दी, दैट इज अ नाउन। और आई एडवाइज्ड हिम, द डॉक्टर एडवाइज टू डू दिस, वो क्या है, वर्ब है। सो वर्ब में एस यूज किया जाता है। एट और एट, एट ईट का पास्ट और एट कैन बी एट, दोनों की आवाज सेम आती है। बेर, बेर, बेर यानी कि बेर मिनिमम जिसको बोलते हैं बहुत कम, और बेर यानी कि द भालू। इसके अलावा सेल, सेल, अब सेल में भी सेल जो हम सेल यूज करते हैं वो भी सेल हो सकता है, और एक प्रिजन भी हो सकता है। जो सेल बोला जाता है, जो जेल होती है उसे सेल बोला जाता है, और ये सेल कौन सा हुआ, बेचने वाला। सो इस तरीके से होमोफोन्स होते हैं। नेक्स्ट होमोनिम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर सेल बताया, सेल एक शब्द वो दो मीनिंग होल्ड करता है। एक सेल का मतलब होता है जो बैटरी होती है वो सेल, और एक सेल का मतलब होता है जैसे मैंने बताया प्रिजन, जेल। अभी समझो, जहां पर शब्द अलग थे आवाज सेम थी, वो क्या होता था, वो होता था होमोफोन्स। जहां पर शब्द भी सेम है, आवाज भी सेम है, मीनिंग अलग है, वो होते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स अगेन, होमो का मतलब सेम, निम का मतलब नेम, यानी कि सेम वर्ड हैं, वो होते हैं होमोनिम्स। सेम वर्ड है बस मीनिंग अलग है, तो वो क्या होता है, होमोनिम्स। जैसे सेल का एग्जाम्पल लिया। इसके अलावा बेयर का भी दो मीनिंग होता है, एक बेयर जानवर और एक बेरेबल, बेयर करना, किसी चीज को बेयर करना, सहना, वो होता है बेयर। एड्रेस, एड्रेस का भी दो मीनिंग होता है, अगेन एड्रेस किसी का एड्रेस, और एक होता है वर्ब, दिस लेटर इज एड्रेस्ड टू मिस्टर वाई, किसको लिखा गया है वो भी होता है एड्रेस, तो वो वर्ब भी होता है। बैंड और बैंड, बैंड जो गाने बजाते हैं वो बैंड, और बैंड जो रबर बैंड होता है वो भी बैंड होता है। बैट एक पक्षी भी है, और बैट बल्ला भी है। मैच, मैच होता है क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, और मैच यानी कि कोई चीज़ का मैच होना, फिंगरप्रिंट मैच होना। मीन, कोई इंसान मीन है उसको भी मीन बोलते हैं, और मीन यानी कि व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या था। राइट, इट कैन बी सही वाला राइट, और इट कैन बी राइट, लेफ्ट वाला राइट। तो ये सब क्या हुए, लेफ्ट राइट वाला राइट, तो ये सब क्या हुए, सेम नेम है, मीनिंग अलग है, तो वो होते हैं होमोनिम्स। सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जिसे स्कूल में हिंदी में बोलते थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ आप एक सेंटेंस के जगह या 4-5 वर्ड्स के फ्रेज के जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं। वो है सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या फिर उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो जो आसानी से तोड़ा जा सकता है, फ्रेजाइल। वन हु लर्न्स अ सब्जेक्ट एज अ हॉबी, बस यूं ही ट्राई कर रहे हैं कोई चीज़, अमेच्योर। तो ये सारे क्या हुए, एक फ्रेज के लिए, एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज किया गया है, दैट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अगेन इसके एग्जाम्पल्स रीड कर सकते हैं। नाउ दे हैव गिवन अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स जो जनरली लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो गलत प्रोनाउंस करते हैं। एक तो जैसे मैंने एडवाइस और एडवाइस का बताया, लोग उल्टा भी यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा एब्सेंस, एब्सेंस में यू हैव टू सी, दिस इज़ फॉर पीपल जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, स्पेलिंग थोड़ी सी वीक है। ये फोकस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे के जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो रिटन एग्ज़ाम्स होंगे। आगे जब आप काम करेंगे आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन रिटन होगा, तो जब आप टाइप कर रहे होंगे आपको पता होना चाहिए कि क्या वर्ड लिख रहे हैं, उसका स्पेलिंग क्या है।
सो अकोमोडेट, जनरली लोग एक ही एम लिखते हैं, 2 एम्स होते हैं अकोमोडेट में। मैं बचपन में टुमारो में कंफ्यूज हो जाती थी कि टुमारो में एम डबल आता है या आर डबल आता है। सो अचीव, अचीव में लोग आई ई पहले लिखना है या ई आई लिखना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट इज आई ई। कैलेंडर, कैलेंडर में डी ए आर होता है। लाइजन, ये तो बहुत लोग गलती करते हैं। लाइजन में आपको याद रखना है, लाइजन ऐसे नहीं होता है। लाइजन में 2 बार आई आता है, लाइजन। ओके। रिसीट में अगेन आई ई नहीं, ई आई। सो इफ यू नोटिस, जनरली आई ई होता है, कुछ अल्फाबेट्स के बाद, सी के बाद ई आई होता है। एंड टुमारो, जो मैं बता रही थी, बहुत लोगों में से मैं भी थी, टुमारो में एम डबल नहीं होता है, आर डबल होता है। देन स्पेलिंग्स एंड रिदम, यहाँ पर इन्होंने स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक, इंग्लिश इज एन इनफेमसली डिफिकल्ट लैंग्वेज टू स्पेल एंड प्रोनाउंस। ये तो है, जिस तरीके से चीज़ें लिखी जाती है, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हर कोई देता है, अगर बी यू टी बट होता है तो पी यू टी पुट कैसे होता है? सो ऑफकोर्स दैट इज देयर। तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है इंग्लिश में। दैट इज द फिनिक्स, फिनेटिकली चीज़ें जो बोली जाती है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट इज फिनिक्स ऑफ द वर्ड। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे यहाँ पर ए यूज किया गया है तो उसे ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, और यहाँ पर ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे ब्रैग, फ्लैप, ग्रैब, हैव। और वही ए में, ट्रे, स्टे, वे, ए और ए अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है। तो आप जो स्पेलिंग्स लिखते हैं वो अलग होता है, और फोनेटिकली उसे कैसे बोला जाता है वो अलग होता है। स्पेलिंग एरर्स जो हमने कवर किया, कॉमन स्पेलिंग एरर्स। टुमारो, इसके अलावा ओकेजन में डबल सी होता है, डबल एस नहीं होता है। बिगनिंग में डबल एन होता है। प्रोफेशन में एफ डबल नहीं होता, एस डबल नहीं, एस डबल होता है। वो सारे स्पेलिंग एरर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ई आई और आई ई का जो हम डिफरेंस का बात कर रहे थे कि ई आई और आई ई, तो जनरली आई ई यूज़ किया जाता है। ई आई कब यूज़ करते हैं? अगर आप सी वर्ड के बाद लिखने वाले हैं तो आई ई नहीं, मोस्टली ई आई लिखा जाता है। जैसे रिसीव, रिसीट, इसमें क्या हुआ? इसमें आपने ई आई लिखा। कंसीव, डिसीव, परसीव, और इसके अलावा कोई भी शब्द है, एच है या कोई भी लेटर है, वहाँ पर अचीव, चीफ, कन्वीनियंस, वहाँ पर आई ई लिखा जाता है। वैसे ही कुछ और एरर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। स्ट्रेस एंड रिदम, ये यहाँ पर अलग हेडिंग नहीं दिख रहा है, पर ये अलग हेडिंग है। स्ट्रेस एंड रिदम यानी कि एक लय में जो चीज़ें बोली जाती है, जैसे ब्रैग, टैग, हैव, वो जो था एक लय था। वैसे ही अ सिलेबल इज द मिनिमम रिदमेटिक साउंड ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज। अ वर्ड मे हैव 1 or more सिलेबल्स। जिस तरीके से वर्ड्स को बोला जाता है, उसकी जो रिदम होती है, जो लय होता है, वो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि फ्रेम, नेम, क्लेम, ट्रेन। अब इफ यू सी, यहाँ पर ए और ई लिखा है, यहाँ पर ए और आई साथ में लिखा है, पर सुनाई सेम दे रहा है, तो दे हैव द सेम रिदम। एड्रेस, कन्फेस, रिड्रेस, ट्रांसग्रेस, ये क्या हो गए? ये भी सेम रिदम वाले हो गए। सो रिदम जिस लय में बोला जाता है। इसके अलावा एब्रीविएशंस हम सब जानते हैं। किसी भी वर्ड को अगर शॉर्ट करके लिखा जाता है वो क्या होता है? वो होता है एब्रीविएशन। सो जैसे डिग्रीज को शॉर्ट में लिखा जाता है बी कॉम। अब बी कॉम इफ़ यू सी, एक तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसमें क्या किया? सिर्फ बी और ए लिखा, लेकिन कॉमर्स के लिए बी
कॉम लिखा। सो वो कुछ अलग अलग फ़र्क होते हैं। तो ऐसे डिग्रीज को, किसी इंसान का, डॉक्टर को DR डॉट, मिस्टर मिसेस उसको शॉर्ट में लिखा, वो क्या होता है? वो होता है एब्रीविएशन। इसके अलावा जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को MCA बोला जाता है। ऐसे एब्रीविएशंस अपने मन से नहीं, जो जनरली एक्सेप्टेड है वो एब्रीविएशंस यूज करना भी अलाउड होता है। सो वो सारे एब्रीविएशंस, डॉक्टर, वेट के लिए किलोग्राम को केजी, ये सारे एब्रीविएशंस, मेजर्स के लिए, केमिकल सिंबल्स के लिए एब्रीविएशंस, plural in abbreviations. Now if you see, the general rule to make an abbreviation plural is to repeat the same alphabet. This might be something new for you कि अगर पेज को शॉर्ट में P लिख रहे हैं, P नंबर ऐसे लिख रहे हैं, तो अगर ज़्यादा पेजेस है तो आप P नंबर ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज विच पीपल जनरली डोंट यूज, बट इट इज अलाउड। और अगर किसी के बारे में लिख रहे हैं जैसे MA MP इस तरीके से लिख रहे हैं, तो जब आप उसमें प्लूरल, आपको मल्टीपल लोगों के बारे में बताना है, तो MAS ऐसे कैपिटल नहीं, MAs ऐसे स्मॉल में लिखा जाता है। उसे अगर इसे रीड करना होगा, इट विल बी रेड एज MAS। इसे कैसे रीड करेंगे? MAs। और हमें MAs के बारे में बताना है, MPs के बारे में बताना है, या फिर चीफ मिनिस्टर्स है तो CMs ऑफ वेरियस स्टेट्स हैड अ मीटिंग, तो स्मॉल s लिखा जाता है। मिस्टर, मिसेस, मेसर्स ये हमें पता है, वेट का हमें पता है, और एपोस्ट्रोफी s किसी के बारे में बता रहे हैं, तो एक इंसान के बारे में बता रहे हैं s से पहले एपोस्ट्रोफी, और ज़्यादा लोगों के बारे में बता रहे हैं तो s के बाद एपोस्ट्रोफी। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो मुहावरे होते हैं, वो मुहावरे जिनका एक ही मीनिंग निकलता है एक लैंग्वेज में, उसको एज इट इज़ आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, वो होते हैं इडियम्स। जैसे कि ट्रांसलिटरेटेड, इट कैन नॉट बी ट्रांसलिटरेटेड, यानी कि वो वर्ड्स को ऐसे का वैसा उठा के ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल, इंग्लिश में अगर बहुत बारिश हो रही हो तो उससे बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हियर, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हियर, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब इसको मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेट कर सकती हूँ क्या वर्ड टू वर्ड? कुत्ते बिल्ली की तरह बारिश हो रही है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो जिन मुहावरों का आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं वो होते हैं इडियम्स, ठीक है। तो यू कैन नॉट ट्रांसलिटरेट, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। और जिनको कर सकते हैं, जैसे कि दुर्घटना से देर भली, ये हिंदी में है, इंग्लिश अगर मुझे इसे ट्रांसलेट करना हो, बेटर लेट देन नेवर, यहाँ पर क्या हुआ, दोनों भाषा में सेम मीनिंग निकल रहा है, उसको बोलते हैं प्रोवर्ब, लोकोक्ति, विच मेक्स सम सेंस। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट डज नॉट मेक सेंस कि कैट्स एंड डॉग्स कहाँ है, बट इट इज़ यूज्ड। तो जिसका कोई मीनिंग निकलता है और दूसरे भाषा में भी सेम मीनिंग निकलता है, वो होता है प्रोवर्ब। और इडियम्स, फ्रेजेस जो होते हैं वो मुहावरे होते हैं जिसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं इडियम्स को। तो यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। और मेरा लैपटॉप पागल हो गया है, एक सेकेंड। क्या सो अगेन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं इडियम्स और फ्रेजेस के, इसको भी इसमें साथ में मीनिंग दिया हुआ है, हर एक का मीनिंग प्लस सेंटेंस बना के दिया हुआ है ताकि आप लोग इसे आराम से समझ सकें। सो ये मुहावरे रीड करके उसका मीनिंग समझ के सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो समझा जा सकता है। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस अलग अलग कैटेगरी में, नाउन फ्रेजेस, वर्ब फ्रेजेस,
अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में। मनी रिलेटेड ऐसे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। और प्रोवर्ब्स जैसे मैंने बताया, प्रोवर्ब्स ऐसे जिसको आप एज इट इज कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसका मीनिंग सेम रहेगा। जैसे बेटर लेट देन नेवर, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, सेट ऑफ रेकलेस पर्सन्स, ऐसे जो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, उनसे गलतियां होती ही हैं। तो इसका अगर आप ट्रांसलेशन भी करोगे तो सेम मीनिंग निकलेगा। वो क्या होता है? वो होता है प्रोवर्ब। तो कुछ प्रोवर्ब्स के एग्जाम्पल यहां पर दिए हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? एक से भले दो, टू हेड्स बेटर देन वन। तो ये हो गए प्रोवर्ब्स जो हर एक भाषा में बोले जाते हैं, लोकोक्ति जिसे बोलते हैं, विच मेक सम सेंस। नेक्स्ट फॉरेन वर्ड। अब फॉरेन वर्ड्स जो होते हैं, फॉरेन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो दूसरे लैंग्वेज से उठाए गए हैं लेकिन इंग्लिश में उन्हें यूज़ किया जाता है, स्पेशली लॉ में यूज़ किया जाता है। इसमें मोस्टली लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड्स होते हैं, जो बाहर के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इन इंग्लिश ऑल्सो। वन सेकेंड। ओके, तो इसमें व्हाट आई विल डू, इसमें जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो हम लॉ में यूज़ करते हैं और जिससे ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो मैं आप लोगों को मार्क करवा देती हूँ। यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट में लिखा है, अगर लैटिन वर्ड है एल लिखा है, फ्रेंच को एफ और ग्रीक को जी लिखा है। एब इनिशियो, एब ओरिजिन, इनका मतलब होता है शुरुआत से। इनिशियो शुरुआत से, ओरिजिन शुरुआत से, सेम मीनिंग होता है, हल्का सा फर्क है। किसी भी प्रोसेस की शुरुआत या कोई डॉक्यूमेंट का ओरिजिन जो होता है वो होता है एब इनिशियो या फिर एब ओरिजिन बोला जाता है। सो ये दो। इसके अलावा अडेंडा या अडेंडम बोलते हैं, यानी कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एडिशंस। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अटैच करते हैं, अडेंडम जो होता है एक डॉक्यूमेंट का, वो उन्हें अडेंडा या अडेंडम बोला जाता है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर अटैचिंग। इसके बाद एड वैलोरम, वैल्यू के हिसाब से। जैसे एक तो फिक्स्ड फीस होती है कि एक डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने का 100 रुपये देना पड़ेगा। एक होता है कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो आपने अमाउंट लिखा है, जो भी ट्रांजैक्शन है उसका जो अमाउंट है उसके हिसाब से हम फीस चार्ज करेंगे, वो होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, तो वो होता है एड वैलोरम। एड हॉक, एड हॉक मतलब जब ज़रूरत पड़ती है किसी काम के लिए, अगर कोई प्रोसेस है या किसी को अपॉइंट किया है, कोई कमेटी बनाई है उसी काम के लिए, वो होता है एड हॉक। तो जब ज़रूरत हो तब वो कमेटी बनाई, तब वो काम किया, वो होता है एड हॉक। ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो के बहुत मीनिंग्स होते हैं। इसका एक मीनिंग होता है द अदर सेल्फ, जो आपके जैसा बिल्कुल होता है वो होता है ऑल्टर ईगो। जिसको देख के लगता है कि दिस पर्सन इज जस्ट लाइक मी, वो होता है आपके ऑल्टर ईगो। और इंटीमेट फ्रेंड का भी मतलब ऑल्टर ईगो होता है। सो ऑल्टर ईगो का मतलब जो इंसान आपको अपने जैसा भी लगता है वो भी होता है, और आपके क्लोज फ्रेंड को भी ऑल्टर ईगो बोला जाता है। सो कॉम्प्लीमेंट समवन एंड से दैट यू आर माई ऑल्टर ईगो। और रिवॉर, until we meet again, फिर मिलते हैं। बोनाफाइड, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, सच्चा। बोनाफाइड इंटेंशन या बोनाफाइड बिजनेस कर रहे हैं, सच्चा, ईमानदार, जेन्युइन होता है बोनाफाइड। बिजार, स्ट्रेंज या अननोन। बॉन वॉयज, हैव अ गुड जर्नी, हैप्पी जर्नी जैसे हम बोलते हैं।
कॉरिगेंडा, अ थिंग टू बी करेक्टेड इन अ बुक, अगर किसी में कोई सुधार बताना है वो होता है कॉरिगेंडा। डिबिकल, एकदम बर्बाद, एकदम फेलियर, किसी चीज़ में, कोई चीज़ में फेल कर जाते हैं या कोई चीज़ बर्बाद हो जाती है, दैट इज डिबैकल। डी फैक्टो, इन फैक्ट की जगह डी फैक्टो बोला जाता है। डिज्यूर, फ्रॉम द लॉ। डिनोवो, न्यू, वापस से न्यू या फिर अगेन। एलीट, एलीट जो एक क्लास को बोला जाता है, एलीट ऑफ टाउन, अ स्पेसिफिक क्लास, अ बेटर क्लास, बेटर नहीं एज एन हाई क्लास जिसे बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर, जो खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं। एंट्रपोट, इन हार्मनी। एराटा, लिस्ट ऑफ एरर्स। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो अगेन इट इज़ यूज्ड अ लॉट। एक्स ऑफिशियो का मतलब किसी इंसान को अगर एक पोजीशन पे रखा गया है, लेट्स से कोई आरबीआई का चेयरमैन है, ठीक है, आरबीआई का चेयरमैन है, वो यहाँ पर अपॉइंट हुआ है, एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिटी है, वहाँ पर बोला गया है कि जो भी इंसान आरबीआई के चेयरमैन के पोजीशन पे होगा वो एक्स ऑफिशियो यहाँ का मेंबर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि वो पर्टिकुलर इंसान, उस इंसान का नाम लेके नहीं बोला है कि वो मेंबर बनेगा, ये बोला गया है कि जो इंसान इस पोजीशन पे होगा वो हमारा मेंबर होगा, दैट इज एक्स ऑफिशियो बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, स्टेटस और पोजीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूरेका, आई हैव फाउंड इट। एक्सपोज, किसी को एक्सपोज करना। Modus operandi, mutatis mutandis, this is again used a lot. वैसे का वैसा ही यूज़ करना, जैसे कि कोई लॉ अप्लाई हो रहा है किसी पे, mutatis mutandis किसी और पे अप्लाई हो रहा है विथ सम चेंजेस, जो भी ज़रूरी चेंजेस हैं वो वैसे का वैसा यूज़ हो रहा है, हल्के फुल्के अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसके साथ, दैट इज mutatis mutandis। पारी पासु, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इक्वल ट्रीटमेंट होता है पारी पासु। पर से, ये अगला वर्ड है, पर से, खुद से, बाय इटसेल्फ। पोस्टमार्टम, जो किसी के डेथ के बाद उनका एग्जामिनेशन होता है। प्रोफोमा, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट या एक फॉर्मेट जो होता है किसी चीज का, वो प्रोफोमा। प्रोराटा, प्रोपोर्शनली जिसे हम बोलते हैं, प्रोराटा। सैंक्टम सैंक्टोरम, होली प्लेसेस। स्टेटस को, जैसा सिचुएशन है वैसा ही रहना, द एग्जिस्टिंग कंडीशन। अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस दिस इज अगेन यूज्ड अ लॉट इन द लॉ। अल्ट्रा वायरस कि जो लिखा हुआ है वो आपके अथॉरिटीज़ लिखी हुई है वहाँ पर, अगर कोई एक्ट आप कर रहे हैं जो आपके अथॉरिटी में नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड योर अथॉरिटी, बियॉन्ड योर पावर, वो होता है अल्ट्रा वायरस। वर्बैटिम, वर्ड टू वर्ड, किसी के बारे में आप बता रहे हो एग्जैक्टली वैसा ही जैसा उसने बोला था, वो होता है वर्बैटिम। जो उन्होंने शब्द यूज़ किए एग्जैक्टली वही शब्द यूज़ करके किसी और को बता रहे हैं, वो होता है वर्बैटिम। वाइस वर्सा, ऑपोजिट, नॉट ऑपोजिट, उसी का उल्टा अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर उसने मुझे बुलाया तो आई विल गो, उसने मुझे नहीं बुलाया तो आई वोंट गो,
तो उसने मुझे बुलाया तो आई विल गो, अदरवाइज वाइस वर्सा, तो वो होता है उसका उल्टा। विज विस एज कंपेयर्ड विथ वाइवा वोची, दिस इज वाइवा वोक नहीं है, वाइवा वोचे। ओरल एग्जामिनेशन जो वाइवा हम बोलते हैं शॉर्ट में, ये सारे वर्ड्स थे जो हमने फॉरेन लैंग्वेज से लिए हैं। एब्रीविएशंस यहाँ पर वापस दिए हुए हैं। एब्रीविएशंस के लिए कुछ चीज़ें, कुछ थंब रूल्स हैं, जितना हो सकता है उतना आप एब्रीविएशन अवॉइड करो। अगर वो जनरली यूज नहीं होता है, एब्रीविएशंस में कैपिटल वर्ड्स यूज करने चाहिए, फुल स्टॉप्स यूज करने चाहिए, और नॉर्मल पंक्चुएशन। अगर किसी सेंटेंस में आप एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पंक्चुएशंस नहीं डालेंगे, वो नॉर्मली आपको यूज करना होता है। अगेन फिर कुछ एग्जाम्पल है एब्रीविएशंस के। हाँ, लेकिन ऐसे एब्रीविएट नहीं करना चाहिए। थ्रू को थ्रू लिख रहे हैं, नाइट को NITE लिख रहे हैं, ऐसे एब्रीविएट नहीं करना चाहिए। मंडे को सिर्फ मन लिख रहे हैं, MON, ऐसे नहीं करना चाहिए। जनरल लैंग्वेज में चलता है, जनरल बोलचाल में चलता है, बट अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हैं या फिर कोई फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, वहां पर यू शुड नॉट यूज दिस। नाउ पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स क्या होता है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए होंगे और वो सेंटेंसेस ऊपर नीचे होंगे, यानी कि सीक्वेंस नहीं होगा। आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई गॉट ड्रेस्ड, आई वेंट टू द ऑफिस, वो 3 सेंटेंसेस है, ये ऊपर नीचे दिए हुए। आई वेंट टू द ऑफिस, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई गॉट ड्रेस्ड, तो वो ऊपर नीचे को जो आपको सही सीक्वेंस में लगाना होता है वो होता है पैरा जम्बलिंग। तो इससे एक आध क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जहां पर आपको सेंटेंसेस दे देंगे और बोलेंगे कि ये सही सीक्वेंस में नहीं है, आपको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, चारों को रीड करोगे, उसका मीनिंग समझोगे और उस हिसाब से आप सीक्वेंस में बैठा के देखोगे कि व्हाट इज मेकिंग करेक्ट सेंस। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है, इफ यू वांट टू ट्राई। इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन का भी होता है, जहाँ पर ग्रामर मिस्टेक होती है या फिर कुछ वर्ड्स गलत यूज़ किए हुए होते हैं, तो वो सेंटेंस करेक्शन के भी क्वेश्चंस आते हैं। वन ऑफ मोर ऑफ देम इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो वो आपको ग्रामर के नॉलेज से बताना होता है कि कौन सा गलत है। यहाँ पर वो सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये जो होते हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक से। और सेंटेंस अरेंजमेंट जो मैंने बताया कि उल्टा पुल्टा लिखा हुआ होता है, यू हैव टू अरेंज दैट। इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन है दैट इज अबाउट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज एंड आर्ट ऑफ समराइजिंग। अगेन थोड़ा सा याद करो, स्कूल में जब आपको एक इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आता था, उसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता था, उसमें 2 चीज़ें पूछी जाती थी, या तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, या फिर आपसे पूछा जाता था कि इसको समराइज करके लिखो। वही दोनों चीज़ें हैं। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज मतलब उस पैसेज को समझना, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, एंड आर्ट ऑफ समराइजिंग, उसको समराइज करके लिखना। अब मैम हमारे यहाँ पर एग्जाम तो MCQs है, तो समराइज करके लिखने बोलेगा क्या? नहीं, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। हियर इट इज जस्ट गिवन टू यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो पैसेज को समझने के लिए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम रहता है, टाइम कम है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको पढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें रीड करके जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसको अंडरलाइन करना चाहिए, उसको ट्रांसलेट करके समझना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, वापस लिखा हुआ है, अंडरलाइन और मार्क द कीवर्ड्स। किस
आइडिया के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर वो पूरा पैराग्राफ है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे, उनका इंडिविजुअली मीनिंग समझना और इंटीग्रेटेड तरीके से एक मीनिंग समझना कि एक टॉपिक के ऊपर ही वो पूरा पैराग्राफ होता है। तो उस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, टोन क्या है, मूड क्या है, किस तरीके से उसके बारे में, उसके फेवर में बोला जा रहा है, उसके अगेंस्ट में बोला जा रहा है, सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड पैराग्राफ है, किस टाइप का पैराग्राफ है, वो रीड करके समझना ज़रूरी होता है। कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। और फिर वो रीड करने के बाद यू शुड रीड द क्वेश्चंस एंड द एमसीक्यूज गिवन। तो आपको उस पैराग्राफ का आइडिया समझना है, किस टॉपिक के ऊपर है, किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया गया, हो सकता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन हो, उसके बाद कुछ फैक्ट्स दिए हुए हों, उसके बाद कुछ सवाल पूछे गए हों और कुछ सोल्यूशन बताए गए हों, कुछ सजेशंस दिए हुए हों। तो स्ट्रक्चर क्या है और किस टोन में है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है, क्वेश्चंस है, किस टोन में वो बात लिखी गई है उस पूरे पैसेज में। तो इसके लिए आपके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, आपको वो चीज़ समझ आ पाए, आप एनालाइज कर पाएँ। ऐसे सारे आपकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए ताकि 2 मिनट पहले जो चीज़ पढ़ी वो आपको याद रहे। ये सारे स्किल्स जो हैं वो एक इंसान में होने चाहिए, जो बिल्कुल आप लोगों में है। योर स्पीड, योर वोकैबुलरी पावर, आप वो वर्ड समझ पा रहे हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें, वो सारी स्किल्स होनी चाहिए। और फिर अगेन देयर आर गिवन सम एग्जाम्पल्स जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या करना है आपको, शांति से वो पैराग्राफ्स रीड करने हैं और फिर उसके बाद एक पैराग्राफ या 2-3 पैराग्राफ का पैसेज होगा, उसे रीड करना है, समझना है किस टोन में है वो, और फिर आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं और उनका जवाब देना है विद हेल्प ऑफ दैट पैराग्राफ। तो ये भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। यू हैव टू प्रैक्टिस। अगेन वही चीज़, पैरा जंबल वापस लिखी हुई है, उसको सही से अरेंज करना। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है, ये लेक्चर ख़त्म होता है और हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस ख़त्म होता है। अगेन आई एम टेलिंग, जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप आज और कल शांति से उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं पर भी अगर लगता है कि एक और लेक्चर की ज़रूरत है, वेर यू वांट मी टू डिस्कस, वेर यू वांट मी टू डिस्कस द एग्जाम्पल्स, तो उसके लिए आप ग्रुप में पिंग कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू सून। मैराथन भी होगा इसका बिल्कुल, सो आई विल सी यू इन द मैराथन। अगर कोई और लेक्चर की ज़रूरत है, आई एम नॉट श्योर कोई डिस्टर्बेंस हुआ था ऑडियो में या नहीं, अगेन आई विल रिपीट। सो आई वाज सेइंग सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है। किसी एग्जाम्पल में अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, आपको लग रहा है एक सेपरेट लेक्चर और चाहिए कोई चीज़ें डिस्कस करने के लिए, यू लेट मी नो इन द ग्रुप और इन द कमेंट सेक्शन एंड वी आर डेफिनेटली मीटिंग फॉर अ मैराथन, जहाँ पर हम आपके एग्ज़ाम से पहले एक बार सारा कुछ एक शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। सारा कुछ जो अभी इतने दिन से हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद अगेन मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चंस है, 100+ क्वेश्चंस आई विल बी शेयरिंग विद यू फॉर योर प्रैक्टिस। और इसके साथ आप ICAN अकेडमी का जो ऐप है वहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 2 टाइप के मॉक टेस्ट है, एक तो जो ICSI का होता है वो अलग, यहाँ पर ICAN अकेडमी का भी एक मॉक टेस्ट होता है। सो उससे रिलेटेड जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, आप ऑफिस के नंबर्स पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल फॉर मैराथन इन केस वी डोंट हैव एनी अदर लेक्चर। अगर कोई और लेक्चर की रिक्वायरमेंट होती है तो आई विल सी यू ऑल इन दैट लेक्चर। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।